हेलो फ्रेंड्स, हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस बार पूरी यूनिवर्सिटी ने, जो ऑल ओवर इंडिया है, पूरी यूनिवर्सिटीज ने सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट किया है। तो उस सेमेस्टर सिस्टम में आप देखें तो एग्जाम जो है वो हर 6 मंथ के बाद होता है। जैसे जुलाई में क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो पहला सेमेस्टर आपका दिसंबर में होगा, दूसरा सेमेस्टर आपका जून में होगा। प्रैक्टिकल जो है वो 2 सेमेस्टर का एक होगा, जैसे दिसंबर और जून का मिलाकर के एक प्रैक्टिकल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर तो 3 साल को यहाँ पर आपको 3 साल के जो पूरा सिलेबस है उसे 6 सेमेस्टर में बांटा गया है, एक साल में 2 सेमेस्टर। तो अब हम बात करें तो पिछली जो ओल्ड सिस्टम है उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर हो, सब में 3 बुक्स हैं। तो 3 ही पेपर हैं, प्रत्येक बुक्स का एक पेपर होता है और प्रत्येक बुक 4 यूनिट में डिवाइड थी। अब तो थी, अब नहीं। अब जो बुक आई है वो एक ही बुक है, पेपर एक ही होगा, तीनों बुक्स का एक ही पेपर होगा। एक ही पेपर तो होगा बॉटनी का, एक ही होगा केमिस्ट्री का, एक ही होगा जूलॉजी का। अब 3 पेपर नहीं होंगे। आपको पूरे 6 महीने केवल एक ही बुक पढ़नी है और उसी बुक की तैयारी करनी है। लेकिन सिलेबस काफी लेंथी कर दिया है, अब घटाया नहीं है, चीजों को बढ़ाया है ताकि आप अधिक से अधिक एक्सपोजर ले सकें, अधिक से अधिक स्टडी कर सकें, अधिक से अधिक नॉलेज ले सकें। चीजों को ऐसे कर दिया है। आप यहाँ जो बुक बन की जो आई है नई बुक, उसमें हर चीज को, मतलब देखो, पहली बात तो ये कि 6 सेमेस्टर के अंदर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का एक भी पार्ट ऐसा नहीं रहेगा जिसे आप नहीं पढ़े। आगे जो एमएससी करते हैं ना, तो उसमें तो क्या है कि थोड़ी चीजें लेंदी हो जाती हैं, कोई भी टॉपिक है वो खिंचता चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बीएससी के अंदर आप हर चीज को पढ़ेंगे, चाहे वो जूलॉजी में है, चाहे वो बॉटनी में है, चाहे वो केमिस्ट्री में है। एक भी फील्ड आपका ऐसा नहीं रहेगा जिसकी आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, पढ़ना आपको है। तो जो बुक इस बार यूनिवर्सिटी ने बनाई है उस बुक का नाम रखा है, पहले तो था एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइटा, और अब उसी बुक का नाम चेंज करके रख दिया है प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी, तो ये प्लांट डाइवर्सिटी यानी कि पादप विविधता, पृथ्वी पर पाई जाने वाली पादप विविधता। देखो, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको बारिश के मौसम में ही नजर आती है। देखिए, आप अपने आसपास दुनिया ही भर के ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप जानते हैं लेकिन आपके आसपास उगे हुए हैं। दुनिया भर के, भी आप लाइट जलाकर छोड़ दीजिए रात में, दुनिया भर के इतने कीड़े, इतने इंसेक्ट्स आ जाते हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं है, लेकिन वो हैं। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर देखी जाए तो चाहे वो एनिमल में हो और चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो, बारिश के मौसम में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी में अगर हम देखें तो एल्गी से स्टार्ट होता है। प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो एल्गी से स्टार्ट होता है। अब एल्गी में भी 2 प्रकार के एल्गी होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक एल्गी और एक होते हैं यूकैरियोटिक एल्गी। प्रोकैरियोटिक एल्गी एंड यूकैरियोटिक एल्गी, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, डिटेल हो जाएंगे। देन
एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा। देखो एल्गी जो प्लांट्स है, ये एल्गी ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना भोजन तो खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, लेकिन जनन के लिए जनन के लिए जल पर डिपेंड रहते हैं। ये ऑटोट्रॉफ तो है, इसमें कोई दौरा नहीं, सब पोषी है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन जनन के लिए ये जल पर डिपेंड रहते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको कि बारिश के मौसम में जितनी भी छतों से मूलियां चलती हैं या जहां पर भी पानी भरा होता है, आपके बर्तनों में देखिए कुछ नीले रंग का, हरे रंग का चिपचिपा एक लेयर बन जाती है। वही लेयर जो है वो एल्गी होती है, हर जगह आपको दिखाई देगी, गड्ढों में, झीलों में, तालाबों में, कुंडों में, आपकी मोरियों के नीचे जहां पर थोड़ा भी पानी भरता है वहां आपको हरे नीले रंग की जो चिपचिपा पदार्थ या चिपचिपा जो परत है जो दिखाई देती है वो एल्गी है, जिसे हम सामान्य भाषा में काई कहते हैं। काई। तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और जो विटेकर थे उन्होंने जो अपना भोजन खुद बना सकते थे उन प्लांट्स को इसमें रखा, प्लांटी में रखा, या उन जीवों को प्लांटी में रखा। तो ये एक एल्गी। उसके बाद ब्रायोफाइटा। तो देखो ब्रायोफाइटा, देखो शैवाल के लिए जल अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यक है। शैवाल बिना जल के नहीं रह सकता, यानी कि शैवाल ने सिद्ध कर दिया है इस पृथ्वी पर कि जल ही जीवन है, कि जल है तो जीवन है। इसका पूरा जीवन चक्र ही जल से संबंधित है। अगर जल नहीं होगा तो इसका जीवन चक्र भी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो इसमें दूसरा है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट्स हो गए जो पृथ्वी पर आ गए, यानी कि स्थल पर आ गए, टेरेस्ट्रियल, ये स्थलीय पादप हो गए। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि पहले स्थलीय पादप कौन से हैं। ऑप्शन होगा आपके पास शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो आपका आंसर होगा ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा जो है वो सबसे पहले स्थलीय पादप हैं जो एल्गी के बाद जल को छोड़कर पृथ्वी पर निकले, यानी कि सतह पर आए। लेकिन इनकी भी एक कमी है भाई, इनको भी जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं एम्फीबिया। तो दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, इनकी पादप प्लांट किंगडम, पादप जगत के जो एम्फीबिया हैं या उभयचर हैं वो कौन है? ब्रायोफाइट्स हैं। ये आपको काफी इंपोर्टेंट है। जब दो क्वेश्चन बनते हैं, पहले स्थलीय पादप ब्रायोफाइटा है, पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। अब एम्फीबियंस कैसे है? तो एम्फीबियंस को समझने के लिए आपको मेंढक का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मेंढक रहता पानी में है, मेंढक ज्यादातर मोस्टली पानी में रहता है, स्थल पर भी रह सकता है, अगर पानी नहीं है तो वो आसानी से स्थल पर रह सकता है। लेकिन जब जनन करेगा तो जनन के लिए उसे पानी की आवश्यकता होगी। तो ये उभयचर है। कैसे? यानी कि ये पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं। लेकिन एक बात, एक वर्ड या एक लाइन यहाँ पर आपको याद जरूर करनी है कि ये जनन पानी की उपस्थिति में ही करेंगे, पानी के बिना ये जल या जल के बिना ये जनन नहीं करेंगे। उसके बाद एक चीज यहाँ पर आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि भाई इन दोनों प्लांट्स में, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में किसी प्रकार का कोई संवहन तंत्र नहीं होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना जल, जाइलम, फिलोएम, जाइलम भी नहीं होता है, फिलोएम भी नहीं होता है। तो इनमें जो
एक तरह से अब्जॉर्प्शन ही होता है पानी का सीधा, ठीक है, कोई संवहन तंत्र नहीं होता है। और दूसरी बात, इन पादपों की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती नहीं है कि भाई इनको संवहन तंत्र की आवश्यकता पड़े। ये तो जैसे पानी के अंदर पड़े हुए हैं, पानी इनके ऊपर गिरता है, वो तुरंत ही पानी का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और अपना काम चल जाता है। तो इस तरह की समस्या इनके साथ होती नहीं है। तीसरे भाई टेरिडोफाइट्स आ गए, ये थोड़े से बड़े प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हैं ये भाई पहले संवहनी पादप हैं। ये आपको यहां भी एक वर्ड याद करना है, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स। फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स आर टेरिडोफाइट्स। ये वस्कुलर प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स। इनको इनके अंदर एक संवहन तंत्र पाया जाता है। इनमें एक प्रकार का संवहन तंत्र पाया जाता है। तो संवहन तंत्र में देखो जाइलम फिलोएम होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जाइलम जो है वो जल को नीचे से ऊपर ले जाते हैं और फिलोएम जो भोजन बनता है पत्तियों के अंदर उस भोजन को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स टेरिडोफाइट्स। ये जो वस्कुलर प्लांट्स हैं तो इसका मतलब है कि देखो जल से डिपेंडेंसी तो ब्रायोफाइटा के टाइम में हट गई थी कि जल जरूरी नहीं है लेकिन जनन के लिए जरूरी है। तो ये केवल जनन के लिए जल पर डिपेंड रह गए। उसके बाद जब टेरिडोफाइट्स आए, थोड़ा डेवलपमेंट और हुआ तो पता चला भाई थोड़ा एवोल्यूशन होना है, तो जो जल पर डिपेंडेंसी थी इनकी वो भी खत्म हो गई जनन के लिए। अब ये पहले वस्कुलर प्लांट हो गए कि आराम से ये पानी जमीन से खींच सकते हैं और अपनी वृद्धि कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि जो जीवन है वो पानी के अंदर स्टार्ट हुआ, इनकी जल के अंदर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो पृथ्वी की तरफ बढ़ा, इनकी सतह की तरफ बढ़ा। तो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि एल्गी जो है वो पहले प्लांट हैं जो पृथ्वी पर आए, लेकिन ये पानी की उपस्थिति में रहते हैं। विदाउट वाटर ये नहीं रह सकते। उसके बाद ब्रायोफाइट्स आ गए, ये पानी के बिना रह सकते हैं लेकिन जनन के लिए जरूरी है। अब टेरिडोफाइट्स आ गए, ये पहले वस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम फिलोएम होता है, पानी नहीं भी हो तो जमीन से खींच सकते हैं, मतलब जमीन से अवशोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइटा के बाद है जिम्नोस्पर्म। तो एक चीज और है भाई इनसे संबंधित, एल्गी, लाइकेन और है तो चैप्टर मतलब एक ही चैप्टर होता है लाइकेन का। देखो लाइकेन से एक क्वेश्चन अब तक जरूर पूछा जाता था। अब आगे के जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें पता चलेगा क्या आएगा, लेकिन अब तक लाइकेन का एक ही चैप्टर होता है और एक चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो लाइकेन को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो प्लांट्स है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनमें जड़ नहीं होती है, तना नहीं होता है, पत्ती नहीं, लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर हल्की पत्तियां बनने लगी थी, ठीक है। तो इनमें एक तो पहली बात है कि इसमें फ्लावर तो होता ही नहीं है भाई, फ्लावर बिल्कुल नहीं होता है। तो जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है उन पादपों को एक नाम दिया गया था जिसका नाम है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स। उसके बाद हम आगे भी जिम्नोस्पर्म पर, तो ये नेक्ड सीडेड प्लांट है। इनके बीजों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम आगे हुई, देखो इससे तो बढ़ के ही काफी बड़ी, दुनिया में सबसे लंबा पादप सिक्वोया सेमीपर्विडेंस जिम्नोस्पर्मी है। सबसे लंबा पादप, लगभग 360 फुट ऊंचा, 120 मीटर ऊंचाई तक का पादप होता है। एक समय था इस पृथ्वी पर जब केवल इस पृथ्वी पर डायनासोर्स और जिम्नोस्पर्म ही पाए जाते थे। आज ना तो डायनासोर्स हैं और ना ही जिम्नोस्पर्म। आज ये पृथ्वी पूरी एंजियोस्पर्म से भरी पड़ी है और हो सकता आने वाले समय में शायद एंजियोस्पर्म में कोई बदलाव हो जाए। तो देखो एंजियोस्पर्म में मानते हैं कि भाई पहले डाइकोट आए थे, उसके बाद जब डाइकोट डेवलप हो गए तो डाइकोट से फिर इवोल्यूशन हुआ मोनोकोट का, तो धीरे धीरे डाइकोट के स्थान मोनोकोट आ गए। अभी थोड़ा टाइम चल रहा है कि जब डाइकोट ज्यादा है मोनोकोट कम है, एक समय शायद हो सकता है ऐसा आ जाए कि डाइकोट बिल्कुल कम हो जाएंगे, मोनोकोट ज्यादा हो जाएंगे। जब मोनोकोट ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उनका भी टाइम आ जाएगा, वो भी हट जाएंगे। तो दिस इज द अनुक्रमण
सक्सेशन, इसे हम इकोलॉजी के अंदर प्लांट सक्सेशन कहते हैं कि एक प्रजाति के स्थान पर दूसरी प्रजाति आ जाती है। दिस इज द सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन या पादप अनुक्रमण। तो जिम्नोस्पर्म के बाद भी अपने जो हम पादप जो वेल डेवलप हैं, वेल करेक्टराइज्ड प्लांट एंजियोस्पर्म, ये एनवेलप्ड सीडेड प्लांट होते हैं। इनके सीड के ऊपर एक आवरण होता है, एनवेलप्ड सीड होता है, इनके अंदर एक सीड पर आवरण होता है, उस आवरण के अंदर इनके सीड पाए जाते हैं। तो दिस इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक डाइकोट और दूसरे होते हैं मोनोकोट। तो डाइकोट और मोनोकोट का जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम डिटेल से इसी बुक के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लांट डाइवर्सिटी इतनी ही है, लेकिन ये इतनी सी लग रही है बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी ग्रंथ, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लिखे पड़े हैं। लगभग 4 लाख जातियां हमारी इस पृथ्वी पर एंजियोस्पर्म पादपों की पाई जाती है। केवल एंजियोस्पर्म की है 4 लाख जातियां। तो जिम्नोस्पर्म की कितनी है, टेरिडोफाइटा कितनी है, ब्रायोफाइटा कितना है, एल्गी कितनी है, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। 4 लाख जातियां तो एंजियोस्पर्म के, जिसके अंदर मोनोकोट एंड डाइकोट है। और सबसे बड़ा जो फैमिली है वो मोनोकोट का है, ना कि डाइकोट का। ऑर्किडेसी, ऑर्किड, जिसके अंदर ऑर्चिड या ऑर्किड का नाम आपने सुना हो। तो ऑर्किड जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, वो जिस फैमिली के अंदर आता है, वो फैमिली इस एंजियोस्पर्म की इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी फैमिली है। अब एक एक करके हम यहाँ पर शुरू से इनकी पहले एल्गी पढ़ेंगे, फिर हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर हम लाइकेन। अच्छा, लाइकेन के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं भाई, लाइकेन क्या होते हैं। तो देखो, लाइकेन जो है एक्चुअली ये 2 चीजों का, यानी कि अभी तो फंजाई हो रहा है अपना इसमें से। देखो, लाइकेन जो है वो एक्चुअली 2 चीजों का सम्मिश्रण होता है। एक तो एल्गी होता है और एक होता है फंजाई। तो फंजाई देखिए कवक होता है भाई। फंजाई को एक अलग से जगत मिला हुआ है विट्टिकर की पंचजगत संकल्पना में। तो एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोसिस है, इसको हम सहजीवन कहते हैं। सहजीवन है, इसमें दोनों ये साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ये सहायता पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं। तो एल्गी का काम होता है भोजन का निर्माण करना, और जनन का जो काम होता है वो होता है फंजाई का। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एल्गी का काम केवल भोजन का निर्माण करना होता है। देखो, फंजाई कभी भी अपना भोजन नहीं बनाता है। फंजाई भोजन के लिए हमेशा दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, तो हम कहें पादपों पर डिपेंड रहता है। और जो एल्गी है ये अपना भोजन खुद बना सकता है, ये मैं पहले बता दिया था आपको। ऑटोट्रॉफ्स है, सब उसी है। तो एल्गी और फंजाई जब साथ साथ रहते हैं तो एल्गी जो है वो खाना बनाता है और फंजाई जो है वो जनन करता है। तो दोनों यहाँ पर सहजीवन में पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोनों से मिला हुआ जो जीव होता है उसे हम कहते हैं लाइकेन। हिंदी में कहते हैं इनको सहवाल। सहवाक। देखो, सहवाल और कवक, तो सहवाल से सहवाल लिया गया है और कवक से के लिया गया है, तो बन गया सहवाक। तो अगर हम देखें, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं इसको, एल्गी को भी पढ़ के, फंजाई को पढ़ के, जब लास्ट में हम पढ़ते हैं लाइकेन को, तो हमको पता चल जाता है कि भाई एल्गी के कैरेक्टर्स तो क्या है और फंजाई के कैरेक्टर्स क्या हैं। इसको हम पढ़ते हैं तो दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, एल्गी के भी आते हैं और फंजाई के भी आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, जब एल्गी और फंजाई को पढ़ लेते हैं। अब फंजाई की बात करते हुए, फंजाई को हम बॉटनी में क्यों पढ़ते हैं, मेन बात है फंजाई को हम बॉटनी में क्यों पढ़ते हैं। भाई, फंजाई देखो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी इसको हम पादपों के साथ ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें कारण ये है कि जूलॉजी के अंदर जो भी जीव रखे गए हैं उनकी सेल पर किसी प्रकार की कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है।
सेल मेम्ब्रेन। लेकिन फंजाई जो है, इनकी जो सेल है, इसके ऊपर वेल डेवलप काइटिन से बनी एक सेल वॉल होती है और उसके अंदर फिर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो देखो, पादपों में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं, पादप जगत की जितनी भी सेल्स हैं, ये सेल वॉल है CW, ये CM सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी पादपों के अंदर सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है जो मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। तो फंगस में सेल वॉल तो होता है, लेकिन ये काइटिन से बनता है। ठीक है, तो इस सेल वॉल की उपस्थिति के कारण ही हम इसको बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, न कि जूलॉजी के अंदर। तो अब हम, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया बॉटनी का। अब हम एल्गी से स्टार्ट करेंगे और एल्गी से स्टार्ट करके हम धीरे धीरे एंजियोस्पर्म इस बुक को पढ़ेंगे, तब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। नाउ अब मैं स्टार्ट करूंगा। एल्गी। तो अब मैं प्लांट डाइवर्सिटी बुक में, जो हमारे सबसे पहले जो सिलेबस के अंदर हैं, जिनका नाम है एल्गी, या इन्हें हम कहते हैं शैवाल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें 4-5 चैप्टर हैं या 4-5 टॉपिक हैं। शैवाल, शैवालों के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो हमारी जो बुक है या सिलेबस जो है, उसमें 2 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। एक है फ्रिस का क्लासिफिकेशन और एक स्मिथ का क्लासिफिकेशन। तो दोनों ही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पढ़ने होते हैं। उसके बाद थैलस स्वरूप, इनका जो पादप शरीर है वो किस प्रकार का होता है, थैलस स्वरूप। उसके बाद इसमें जनन है, देन पीढ़ी, एकांतरण या जीवन चक्र के प्रकार हैं, और सबसे एंड में 2 चैप्टर हैं, जिसमें 2 इंडिविजुअल प्लांट्स के बारे में हमको यहाँ जानना है या उनका डिटेल हमको पढ़ना है। इसमें 2 प्लांट्स है, एक तो है कारा और एक है पॉलीसाइकोनिया। पहले तो 5-7 थे, अब एक ही है। तो एल्गी, इनकी शैवाल। देखो, एल्गी के अंदर दोनों प्रकार के एल्गी हैं। एक प्रोकैरियोटिक एल्गी है, और एक यूकैरियोटिक एल्गी है। देखो, प्रोकैरियोटिक एल्गी को अब हमारे सिलेबस से हटा दिया है। ओल्ड सिलेबस में था, उसमें 2 चैप्टर थे, एक नॉस्टॉक था और एक था ऑसिलेटोरिया, लेकिन अब हटा दिया है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक एल्गी में सीधी सी बात है भाई, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो इन एल्गी के अंदर भी वही कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल थे वो नॉस्टॉक था, एक ऑसिलेटोरिया, एनावीना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहले इनको हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया पढ़ते थे, लेकिन अब इन्हीं का नाम हम ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी। साइनो मतलब खुद ही ब्लू ग्रीन होता है, तो दिस आर द साइनोफाइसी। ये भाई साइनोफाइसी के सदस्य होते हैं, साइनोफाइसी। साइनो माने होता ही ब्लू ग्रीन है। उसके बाद यूकैरियोटिक के अंदर देखो, आपको वेल डेवलप केंद्रक यहाँ पर देखेगा, वेल डेवलप न्यूक्लियस इस जगह पर आपको दिखाई देगा। और इस वेल डेवलप न्यूक्लियस के अंदर और भी न्यूक्लियोलस है,
केंद्रक क्रोमोसोम है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक छिद्र है, वो बहुत सारी संरचना यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यानी कि इनकी जो संरचना है यूकैरियोटिक एल्गी की, ये संरचना यूकैरियोटिक सेल के समान होती है, जैसा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के समान होती है, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो देखो शैवाल जो है इसको हम अगर देखें तो इसकी जो स्टार्टिंग या जो ओरिजिनेशन जो इसका है, इनकी उत्पत्ति जो है वो भाई एक वर्ड है एल्गा। एल्गा, तो एल्गा जो वर्ड है इसका मतलब होता है सीवीड्स। सीवीड्स यानी कि समुद्री खरपतवार। जैसे हमारे खेतों में जो खरपतवार होते हैं उनको हम सिंपल खरपतवार हार्वेस्ट या वीड्स कहते हैं। ऐसे ही देखो समुद्र के अंदर भी खरपतवार होते हैं। अब समुद्री खरपतवार एल्गी हैं, सीवीड्स, एल्गी, एल्गा, तो इसी से बना है भाई ये एल्गी सब, सीवीड्स। लैटिन भाषा का वर्ड है। तो जितने भी प्लांट्स डाइवर्सिटी के अंदर आप देखें, जितने भी प्लांट्स के नेम हैं, चाहे वो शैवाल का हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा, चाहे वो कोई सा भी प्लांट्स हो, प्लांट डाइवर्सिटी में या प्लांट जगत में जितने भी पादप हैं उन सब के नाम लैटिन भाषा में दिए गए हैं। ग्रीक भाषा में नहीं है, ध्यान रखना, लैटिन भाषा में है। इनका अर्थ एक ही होता है, यानी कि एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, एक शब्द के कई अर्थ नहीं होते हैं, जैसा कि अंग्रेजी और हिंदी में होता है। इसलिए हम लैटिन भाषा को डेड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ एल्गा से बना है एल्गी। तो देखो बेसिकली एल्गी ऐसे प्लांट्स हैं जो स्वपोषी हैं, और ये एल्गी जो है इन प्लांट्स को या इन प्लांट्स का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी, या इसका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी जितने भी पादपों, जितने भी शैवालों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं। अब बात की आती है कि भाई सबसे पहले एल्गोलॉजी का अध्ययन किसने स्टार्ट किया। तो भाई देखो वैज्ञानिक हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं, एफ ई फ्रिस। इनका नाम सबसे पहले आता है जब भी शैवालों का जिक्र होता है, एफ ई फ्रिस। एफ ई फ्रिस, इन्हें हम फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एफ ई फ्रिस। जब हमने संसार की बात कर ली कि भाई संसार में एल्गोलॉजी का जनक कौन है, तो हम अपने इंडिया की बात भी कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर जो एल्गोलॉजी है उसके जनक एमओपी आयंगर, एमओपी आयंगर को माना जाता है। एमओपी आयंगर को इंडियन यानी कि फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या इंडियन फाइकोलॉजी माना जाता है, एमओपी आयंगर को। तो ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने शुरू में बताए थे कि ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं। तो इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो शैवालों के जो नाम हैं वो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम अपनी इंडिया की बात करें, देखो इनका वर्ल्ड वाइड जो नाम है वो तो है एल्गी, जो पूरे संसार में जाना जाता है शैवाल या एल्गी। अब हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर इसको ज्यादातर काई के नाम से जानते हैं। शैवाल के नाम से कोई नहीं जानेगा, लेकिन कहते काई सब जान जाएंगे। ठीक है, फफूंद गए तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन मशरूम सब जान जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर काई के नाम से जानते हैं, चीन के अंदर इसे साओ कहते हैं, जापान में हवाई द्वीप में ल्यूमू। यानी कि अलग अलग देश के अंदर अलग अलग लोगों ने इनके अलग अलग नाम रख रखे हैं।
और उन्हीं से विभिन्न प्रकार के जो उपयोग, जैसे कोई इसको खाने में यूज कर रहा है, कोई चटनी बनाने में यूज कर रहा है, कोई इससे अल्कोहल बना रहा है, कोई इसको पशुओं का चारा खिला रहा है, तो अलग अलग उपयोग इन्होंने कर लिए हैं। ज्यादातर जो शैवाल है वो उपयोगी है। बस एक शैवाल है, इसका नाम है सेफेल्यूरोस, अभी आगे आएगा। वो केवल चाय के अंदर एक हल्का सा इनके रस्ट रोग उत्पन्न करता है, बाकी कोई भी शैवाल रोग उत्पन्न नहीं करता। लेकिन ये दूसरी समस्या पैदा करते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इनके हानिकारक पहलू इनके बहुत कम हैं और जो बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि इस पृथ्वी से अगर प्लांट्स को काट दिया जाए तो भी हम जीवित रह सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसका 90% हिस्सा हमको समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, प्लांट से नहीं। हाँ, ये जरूर है कि भाई नेचर का जो सिस्टम है वो जरूर गड़बड़ा हो जाएगा, बाकी इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो ऑक्सीजन की पूर्ति जो है हमको शैवालों से होती है, न कि प्लांट से, यानी पेड़ों से। पेड़ों से हमें और बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक है शैवालों के सामान्य लक्षण। तो शैवालों के सामान्य लक्षण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एल्गी जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकेंड ईयर का हो, चाहे वो फाइनल ईयर का हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है तो अगर उसने मेरा पढ़ाया हुआ पूरा पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि वो 45 के 45 क्वेश्चन बॉटनी के सॉल्व कर सकता है। लेकिन पढ़ना उसको मेरे तरीके से। अगर एक भी क्वेश्चन इस सिलेबस से आउट चला जाए तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट जानता है, बुक्स पढ़ता है, एनसीईआरटी पढ़ता है। अब एनसीईआरटी जो है वो एक निचोड़ है, हर चीज का निचोड़ है। वहां इतनी बड़ी चीज को इतना सा करके लिखा हुआ है। अब एक बार बताओ, आप उस एक लाइन को याद कर रहे हैं, जबकि उस एक लाइन के पीछे 20 लाइनें हैं। 20 लाइन का आपको पता ही नहीं कि वो 20 लाइन क्या कह रही थी, बस एक लाइन में आ गई। और जब तक आपको कंसेप्ट का पता नहीं चलेगा तब तक आप किसी भी चीज के बारे में अंदाज नहीं लगा सकते, केवल रट सकते हैं। हाँ, रट जरूर सकते हैं, जैसा आप करते हैं रट सकते हैं। रटने से कभी नॉलेज नहीं आता है, रटने से नॉलेज का ह्रास होता है, कमी आती है। चीजों को एनालाइज करना है, रटने का टाइम गया। बीएससी के देखो 11, 12, 9, 10 अब तक जो पढ़ते आए आप सब रटने की जो प्रचलन है वैसी भी चलते आए हैं। अब अगर आगे भी आपने चीजों को रटा तो फिर ये एक तरह से आपका नाश ही है। अगर आपने चीजों को समझा नहीं, केवल रटने की कोशिश की, तो उससे आपकी जो बुद्धि है उसका कोई विकास नहीं हुआ। चीजों को एनालाइज करना है। कोई चीज ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, हमें रटना नहीं है, समझना है। अगर समझोगे तो एक चीज को समझने के बाद आप 4 चीजों की नॉलेज और आपके पास आएगी। अगर आपने रटा तो आप बस एक ही चीज के पीछे रह जाएंगे, 4 चीज आपसे छूट जाएंगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट बेस्ड जो चीज है उसको आप समझो, रटने की जो चीज है उसको आप रटो। तो पहला जो लक्षण है एल्गी का, तो देखो पहली बात तो ये कि ये स्वच्छ, यानी जो क्लीन वाटर होता है, स्वच्छ अलवणीय या लवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय तो स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ में लवणीय जल में पाए जाते हैं।
पहला करेक्टर तो इनका ये है। और मैं पहले कहता हूं कि भाई शैवालों का जो जीवन है वो जल के अंदर ही होता है, जल के बाहर इनका जीवन नहीं होता। उसके बाद दूसरा करेक्टर है कि इनकी संरचना में अगर आप देखें, दूसरा करेक्टर तो जड़, सिंपल सी बात करें कि जड़ है, तना है और पत्ती है का अभाव होता है। जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। तो देखो ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, तो ऐसे पादप शरीर को हम कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं भाई? थैलस कहते हैं। हिंदी में कहेंगे सुकाय, लेकिन सुकाय उकाय नहीं, थैलस याद रखिए। थैलस, सुकाय, थैलस। जैसे थैलस का वर्ड आएगा आपके दिमाग में एक चीज आएगी, अच्छा जड़ नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है, बस सुकाय नहीं, थैलस। ठीक है। और जिनके अंदर थैलस पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं थैलोफाइटा। तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फंजाई, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते। देखो काई को देखिए आप, शैवाल को, क्या उसमें जड़ होती है, तना होती है, पत्ती होती है? नहीं होती ना। तो इसलिए उनको हम कहते हैं थैलस। और इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं थैलोफाइट्स। तो दीज आर द थैलोफाइट्स। नेक्स्ट, तीसरा, जब इनमें जड़ नहीं है, तना नहीं है, तो लिख लो भाई सुविकसित संवहन तंत्र का अभाव होता है। सुविकसित संवहन तंत्र का अभाव होता है, इनकी जाइलम, फिलोएम नहीं पाए जाते। संवहन तंत्र का क्या होता है? अभाव होता है। अगर आप देखें तो भाई जड़ नहीं है, तना, अगर हम देखो एक बड़े प्लांट की बात करते हैं तो बड़े प्लांट्स के अंदर आपको जड़ के कार्य पता है कि जड़ का काम क्या है? पौधे को जल का अवशोषण तथा पौधे को सीधा खड़ा रखना जड़ के कार्य है। तने का कार्य पता है, पत्ती का कार्य पता है। तो इस प्रकार से जब अलग अलग कार्य होते हैं तो इसे हम कहते हैं श्रम विभाजन। जबकि शैवाल के अंदर न जड़ है, न तना है, न पत्ती है, तो काय का श्रम विभाजन? तो सीधी सी बात है भाई, इनमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। चौथा, श्रम विभाजन का अभाव होता है या श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। श्रम विभाजन का अभाव, ठीक है, श्रम विभाजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है ये एक कोशिकीय, यानी कि ये यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय या मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक कोशिकीय हो सकते हैं और ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं। नंबर 6, ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और ये यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और ये यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इनमें ये स्वपोषी है। तो स्वपोषी, तो इसका मतलब है कि सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब क्लोरोफिल से काम नहीं चलेगा। क्लोरोफिल भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं और जैंथोफिल्स भी होता है। ये सभी चीजें या सभी जो पिगमेंट्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड जैंथोफिल, तीनों चीजें या तीनों अवयव इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें जो सेल वाल है वो सेलुलोज
और दूसरे पदार्थों से मिलकर बनी होती है। देखो किसी में सिलिका होता है, किसी में पेक्टिन भी होता है, किसी में हेमिसेलुलोज भी होता है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल, हाँ ये भी देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक जो है ना, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल जीवाणु की सेल वॉल की तरह पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बनी होती है, जिनको हम म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जीवाणु है उनमें जो सेल वॉल है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बनती है। इसके अलावा देखो कुछ सेल वॉल ऐसे भी होते हैं, जैसे इसमें हम देखें तो देखो वो पानी की अत्यधिक गहराई में होते हैं, तो जो पानी की अत्यधिक गहराई में जो प्रकाश होता है वो नहीं पहुंच पाता है। जब वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो इसके लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइकोबिलिन्स। तो देखो फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं, केवल शैवालों में होते हैं, जान लेना, बड़े पालकों में नहीं होते, फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। एक चीज जान लेना, हमें कौन सा वर्णकों का समूह उच्च पादपों में नहीं पाया था, वहां पर आपको ऑप्शन हो सकता है क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनोइड या फाइकोबिलिन्स। समझ गए? क्वेश्चन ये हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से वर्णकों का समूह या कौन से वर्णक उच्च पादपों में नहीं पाए जाते हैं या केवल शैवालों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल होगा फाइकोबिलिन्स, क्योंकि जब शैवाल अत्यधिक गहराई में होता है पानी की में, तो वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनका उपयोग करता है। नेक्स्ट नंबर इज 10वां। देखो जब ये भोजन बनाते हैं, भाई सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो भोजन भी बनाएंगे। तो भोजन का जो स्टोरेज है या स्टोरेज फूड या संचित भोजन, स्टोरेज फूड इज या संचित भोजन स्टार्च या अन्य पदार्थ होते हैं। स्टार्च या अन्य पदार्थ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भोजन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो संचित भोजन से आता है। अलग अलग वर्ग में अलग अलग प्रकार के संचित भोजन होते हैं। तो किसी में स्टार्च है, प्रोकैरियोटिक या साइनोफाइसिन स्टार्च है, किसी में पैरामाइलिन स्टार्च है, किसी में लेमिनेरिन है, किसी में तेल बूंद है। तो अलग अलग प्रकार का सबके अंदर भोजन होता है। तो ये जो स्टोरेज फूड है इससे कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, अगर आप इसमें देखें तो भाई जनन की ये तो हो गया सर काइक या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब अगर आप जनन का देखें तो भाई वो जो रिप्रोडक्शन है 11 नंबर पर, एक को हम मिटा लेते हैं। नंबर रिप्रोडक्शन, इनकी जन्म। देखो एक चीज मैं बताया था मैं आपको कि बीएससी में या एमएससी में आप जब भी आगे पढ़ेंगे या बीएससी के अंदर कोई मीडियम फॉर्म के अंदर दिया हुआ नहीं आता भाई आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं या हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं। यहाँ आपके अपने ऊपर होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में आंसर देंगे, लिखा नहीं होता है एग्जाम फॉर्म में कहीं भी। तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि यदि आपको आगे पढ़ना है तो देखो अब तक जो चला वो चला, 11th और 12th तक आपको कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश है उसे इम्प्रूव करना है। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, चाहे वो बायोलॉजी में है, मतलब बॉटनी में है, चाहे वो जूलॉजी में है, चाहे वो केमिस्ट्री में है, उन टेक्निकल वर्ड्स को या टेक्निकल टर्म्स को आपको अंग्रेजी में समझना है। और जब आप आंसर लिखेंगे बीएससी के कॉपी में
तो इन टेक्निकल वर्ड को आप अंग्रेजी में ही लिखेंगे, हिंदी में लिखने के बजाय अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे उन टेक्निकल टर्म्स को, तो निश्चित रूप से आपकी लिखावट का जो एग्जामिनर होगा उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो आपको अच्छे नंबर देगा, 100% अच्छे नंबर देगा। इसलिए आप अपनी जो लिखने की शैली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। ठीक है, यहाँ देखो बीएससी का मतलब ये नहीं सिर्फ बीएससी के अंदर हमें पास होना है। तो बीएससी का मतलब अगर आप देखें तो स्कोप बहुत होता है बीएससी का। बीएससी के द्वारा आप अपनी आगे की लाइफ में प्रवेश करेंगे। अभी तो क्या स्कूलिंग था, आपको यही होश नहीं है कि भैया मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, जैसा किसी ने कह दिया आपने किसी ने कह दिया साइंस ले ली, साइंस पढ़ ली, अब साइंस तो पढ़ ली, अब आगे की लाइफ में आप आगे बीएससी के अंदर या जो भी ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीए या एमबीबीएस करो या बीटेक करो, सब ग्रेजुएशन ही था। तो इस बीएससी के बाद या इस ग्रेजुएशन के बाद आपको अपनी लाइफ संभालनी है, आपकी लाइफ का सवाल उठा है। कोई भी देखो, अब तक आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, आपको बालक समझ के इग्नोर कर दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से आगे आपको इग्नोर नहीं करेगा कोई, अब सीधे कहेगा बिल्कुल बदतमीज है, क्या सिखाया है। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ के हिसाब से प्रिपेयर होना है, किसी और के हिसाब से। इंग्लिश इंप्रूव करनी है। आजकल आप देखते हैं रिसेप्शन पर जाओगे कहीं भी, तो वहाँ भी आपसे तुरंत मैडम इंग्लिश में बात करेगी। स्थिति हम जो जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं ना, हमको यही होश नहीं है कि हम कहीं गए तो वहाँ पर पुश और पुल लिखा होता है, हम खड़े खड़े एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि इसको धक्का मारना है, खींचना है। हमको ये नहीं पता कि पुश वाले खींचना धकेलना होता है, पुल वाले खींचना होता है, ये नहीं पता। गेट पर लिखा होता है, हम पहले सोचते हैं 20 सेकंड के लिए हम रुक जाएंगे, गेट को हाथ में लगाएंगे, हम पहले सोचे धक्का मारना है या खींचना। हमको इतना भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आगे की लाइफ जो है वो आपकी बहुत जटिल होने वाली है। मतलब दुनियादारी में जब आप निकलेंगे, वहाँ एक से एक इंटेलिजेंट आदमी बैठा है, इंटेलिजेंट पर्सन बैठा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठा है, उन सबको आपको बीट करना है। आईआईटी, जेएनयू, डीयू, बड़े बीएचयू, अच्छी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके साथ आपको कम्पीट करना है, ना कि उनके साथ जो नगर में पढ़ रहे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, भरतपुर में पढ़ रहे हैं, अलवर में पढ़ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं। तो कंपटीशन आपका टॉप से होगा, और टॉप से तभी कर पाएंगे जब आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान देना है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक, वेजिटेटिव यानी कायिक, ये भी है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक और सेक्सुअल, तीनों प्रकार का जनन इनके अंदर पाया जाता है। देखो, अगर किसी पादप से पादप का निर्माण होता है, मान लो कोई शैवाल है और उस शैवाल से कोई खंड टूट जाता है और टूटने के बाद किसी नए पादप का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ, इनमें आप ध्यान रखिए भाई, इसमें आप बिल्कुल एक बात की गांठ बांध देना कि जहां भी आप अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो समझ लीजिए वहां पर स्पोर बनेंगे, स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जब हम शैवालों के अंदर जन्म पढ़ेंगे तब यहाँ भी देखेंगे कि कितने प्रकार के स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइटा। उसके बाद सेक्सुअल में आपको ध्यान रखना है कि सेक्सुअल में बनते हैं गैमीट्स, जिसको हम कहते हैं युग्मक, गैमीट्स या युग्मक। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है बीजाणु द्वारा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है गैमीट्स द्वारा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो शैवालों में जो लैंगिक जनन होता है
लैंगिक जनन, देखो यहाँ पर बता दें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है वही स्पोर्स या बीजाणु द्वारा, सेक्सुअल होता है गैमेट्स द्वारा। बीजाणु कई प्रकार के हो सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। 12वां जो करेक्टर है वो है वही लैंगिक जनन से संबंधित है। तो लैंगिक जनन जो है वो सम युग्मकी यानी कि एक समान युग्मक वाली, असम युग्मकी असमान युग्मक वाली यानी कि आइसो एनाइसो एंड विषम युग्मकी जिसमें अंड कोशिका और परमाणु भाग लेते हैं, विषम युग्मकी प्रकार का होता है। समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार का होता है। ठीक है, समयुग्मकी में समान युग्मक बनेंगे, असमयुग्मकी में असमान युग्मक बनेंगे और विषम युग्मकी में अंड कोशिका और उसका निर्माण, अंड कोशिका और परमाणु का निर्माण होता है, दोनों संलग्न होने से फिर जाइगोट बनता है। एक चीज बता दूं मैं आपको कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें किसी प्रकार की युग्मक धानी का निर्माण नहीं होगा, सीधे युग्मक बन जाते हैं। जैसे उसमें होता है नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, इस प्रकार से कोई संरचना यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, 13वां नंबर जो है वो है कि लैंगिक जनन में जब युग्मक संलयन होता है, युग्मक संलयन जब होता है तो युग्मक संलयन से सबसे पहले तो वही जाइगोट बनता है, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि गैमीट जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उनमें फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उससे बनता है जाइगोट। हाँ, जनन के लिए या निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, हम पढ़ चुके हैं, तो जाइगोट बनता है। लेकिन जाइगोट से कभी भी इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, कभी एम्ब्रियो नहीं बनता, जब भ्रूण का अभाव होता है। जब भ्रूण का अभाव होता है तो भी बीज भी नहीं बनेगा, बीज का भी अभाव होता है, सीड्स नॉट फॉर्मेशन, देखिए सीड फॉर्मेशन भी नहीं होता है। यहाँ पर कई चीजें एक साथ लिखती हैं। युग्मक संलयन से जाइगोट बनता है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है, ये सब एक ही उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इज तो जीवन चक्र में अगुणित यानी कि n व 2n अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती हैं, यानी कि एकांतर क्रम से आती है, एकांतर क्रम से आती है। अभी जब हम पीढ़ी एकांतरण पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे कि कैसे आती है। तो इसका मतलब है कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पाया जाता है यानी कि जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में तो 2n और n बनते ही हैं। लेकिन ये जब जीवन चक्र की बात करते हैं तो ध्यान रहे कि जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण की बात हम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यानी कि लैंगिक जनन में ही करते हैं, अलैंगिक और वेजिटेटिव के लिए कभी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण है या नहीं है ये आपको देखने से पता चलेगा। अगर स्पष्ट पादप बनता है तो स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण है, और अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि भाई जिस प्रकार का पादप है या सुताय है या थैलस है, वो अगर टूट जाता है, उसके खंड हो जाते हैं तो उससे फिर नई सुताय का निर्माण हो जाता है। तो ये थे भाई 14-15 मतलब ज्यादा ही बनेंगे। मैंने यहाँ पर कई कैरेक्टर को एक साथ मिला के लिख दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने कि भाई काय के जन्म सुकाय के टूटने से, विखंडन से, द्विखंडन से हो सकता है। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है, बीजाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। युग्मक जो है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी प्रकार के हो सकते हैं। युग्मक संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, सीड फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इनको खोल के लिखेंगे, यहाँ पर देखो जीवन चक्र में अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं क्रम से आती है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो इस तरह आप खोल के लिखेंगे तो 18-20 हो जाएंगे। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स सवाल के। ये हमारा
जो सवाल जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आशा है कि आप सब लोग इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बुक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। देखो बीएससी एमएससी, देखो हम लोग क्या है कि जो टॉप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी खुद क्यों नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम हर चीज पर अपने टीचर्स पर या किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं। जैसे आप 11th-12th में थे, अपने टीचर्स पर डिपेंड, ऐसे आज आप बीएससी के अंदर या आगे की जो पढ़ाई करेंगे उसमें भी आप किसी न किसी पर डिपेंड रहना चाहते हैं। जैसे आप अपने टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं, वो अगर पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे। एक्चुअली बीएससी और या हायर एजुकेशन में कभी भी इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। हम जो नोट्स बनवाते हैं उस तरह से कभी नोट्स नहीं बनवाए जाते हैं। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ लेक्चर यानी इस तरह से पढ़ाया जाता है, कभी भी नोट्स नहीं बनवाया जाता। नोट्स तो स्टूडेंट अपने आप बनाता है, 2-3 किताबें पढ़कर, 2-3 जगह देखकर, तब वो नोट्स बनाता है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता कभी भी, वो हमेशा लॉन्ग नोट्स बनाता है। किस किताब में क्या लिखा हुआ है, किस बुक में क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट पर क्या लिखा हुआ है। तो आजकल हम जो आपको दे रहे हैं ये इस तरह दे रहे हैं, ये हम बहुत चीज़ों का निचोड़ दे रहे हैं। इन बुक्स का भी दे रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ी हुई चीज़ों का भी दे रहे हैं, अपने पेपर से पढ़ा हुआ दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास खुद के पास बहुत सारी बुक्स हैं जो फॉरेन राइटर्स की भी हैं, जो अपने यहाँ इंडिया की जो बुक्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ भी है, पूरी तरह सही नहीं है, उनकी लैंग्वेज भी सही नहीं है, डायग्राम भी सही नहीं है, जो लिखा हुआ है वो भी थोड़ा कम है। उस हिसाब से कि आपको हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें, उस हिसाब से कम है। तो हम यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह से नॉलेज कलेक्ट करके फिर इकट्ठा करते हैं, तब आप लोगों को देते हैं। तो उस सब का आप फायदा उठाइए, आप पढ़िए, नॉलेज प्राप्त कीजिए, आगे बढ़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जब कमेंट करेंगे तो हम उनमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।